नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। कि नेहरू जी के बारे में इतनी घृणा और इतने द्वेष भरे विचार सत्ता दल में क्यों इस तरह से नजर आते हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा अपराध किया था कि स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने 9 साल से अधिक का समय भारत की जेलों में काटा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि 1929 को लाहौर में रावी के तट पर उन्होंने रात के अंधेरे में भारत का ध्वज वहां पर लहराया और इस बात का ऐलान किया कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार है, अब हमारा संघर्ष पूर्ण स्वराज हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि यहीं बगल में सेंट्रल हॉल में उन्होंने 13 दिसंबर 1946 का संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स का रेजोल्यूशन रखा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था क्या कि भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने नींव रखी? मैं समझता हूं ये सारा द्वेष, ये सारी नफरत जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति वो इसलिए है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू पाकिस्तान निर्माण करने के पक्षधर थे, जिसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। क्या ये कभी हिंदुस्तान भूल सकता है? क्या कभी हिंदुस्तान ये भूल सकता है कि विभाजन के दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, 60 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, लेकिन वहां पर देश के प्रधानमंत्री प्रथम अपने तमाम साथियों के साथ, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम साथियों के साथ भारत में शांति बनाने का काम कर रहे थे। 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भारत के साथ जोड़ना था। कश्मीर के क्या हालात थे? यहां पर हरदीप पुरी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है इतिहास से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। कश्मीर के हालत चिंताजनक हो गए थे और ऐसे हालात में जवाहरलाल नेहरू और देश की पहली सरकार ने जो फैसले किए, मैं समझता हूं कि बड़े सम्मान से हमने उनकी यहां पर याद करने की आवश्यकता है। लेकिन सत्ता दल से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 70 रजवाड़ों के और 208 ये कांग्रेस पार्टी के। बचे 21 सदस्य या अन्य दूसरे दलों के थे, जिसमें सीपीआई भी था और जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में आए थे और संविधान सभा में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा में पूर्ण बहुमत रहने के बाद, स्वाधीनता के आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद जिस तरह की स्थिति थी, उस समय संविधान सभा ने यह फैसला किया कि हम बहुमत और अल्पमत देखेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि किसमें क्या काबिलियत है और हिंदुस्तान के निर्माण में हम उनका पूरा का पूरा उपयोग करेंगे। जब 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की घोषणा हुई, तो वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एकमात्र सदस्य वहां पर उस समिति के अध्यक्ष करके चुने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में हुए संविधान पर जो बहस चली थी, उसका जवाब देते हुए कहते कि संविधान सभा में आने के पीछे मेरा बड़ा मर्यादित उद्देश्य था
और वो उद्देश्य था कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अधिकारों की मैं रक्षा करूं। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति पर मुझे सदस्य करके चुना गया, और मुझे तब और भी आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति का मुझे अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब अंबेडकर के ये बोल है। बाबा साहब अंबेडकर की जो क्षमता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, जो विद्वत्ता थी, जो पूरे दुनिया भर का ज्ञान उन्हें प्राप्त था, और एक समाज के किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति को जिन्होंने अपने काबिलियत से दुनिया में नाम कमाया था, उसका उपयोग हमारे संविधान बनाने में संविधान सभा ने पूरी तरह से किया। अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज कहते थे कि हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुस्तान ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ये कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। इतनी भाषा है, इतनी रीति रिवाज, इतने धर्म, लेकिन हमारा स्वाधीनता आंदोलन ये इंक्लूसिव था, ये सेकुलर था, ये प्रो पुअर था। ये आंदोलन तमाम लोगों को साथ में लेकर हिंदुस्तान के निर्माण के काम में लगा था। कोई ऑर्डर नहीं। समझता था कि आपका पूरा संरक्षण मुझे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा व्यवधान इसमें जरूर हुआ। आपको संरक्षण पूरा मिला है, तभी आप बोल रहे हैं। बोलिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने पूरा उपयोग किया। उस समय के यूरोप में क्या था? भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था। फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। भारत का स्वाधीनता का आंदोलन अपने आप में एक अनोखा था। ऐसा दुनिया में उस दरमियान नहीं हो रहा था। हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने यह तय किया कि भारत अगर गुलामी से मुक्त करना है तो ये किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं रहेगा, ये तमाम लोगों के लिए रहेगा। ये समाज में उन लोगों के लिए भी रहेगा जो समाज में आज अस्पृश्य करके जाने जाते हैं और छुआछूत के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी हिंदुस्तान आजाद बनेगा।